हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के पीवाईक्यूज पर। फ्रिक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एनएलएम का ही एक पार्ट है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग एनएलएम बहुत ज्यादा यूज करने वाला है, आपका काइनेमेटिक्स वगैरह भी यूज होना है, ठीक ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ है और काफी शानदार क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with a vertical cross section is given by y is equal to x cube upon 6 if the coefficient of friction is 0.5 the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping। क्या मतलब हुआ? यानी कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखना है, ठीक ना, और उस हाइट पर रखना है जहां से ये स्लिप ना करे। समझ में आई बात? इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये एक ऐसे हाइट पर रखना है जहां से ये स्लिप ना करे। तो मैं इसको फिलहाल मान ले रहा हूं और यही हाइट y है और ये डिस्टेंस जो है वो x है। सही है। तो कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग के लिए क्या है? अच्छा, मैं उससे पहले यहां पर थोड़ा सा फोर्सेस को दिखला देता हूं। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? आप कहोगे सर mg sin थीटा। इधर कौन होगा? फ्रिक्शन। ऊपर कौन होगा? नॉर्मल। और इस डायरेक्शन में कौन होगा? तो जाहिर सी बात है mg cos थीटा। ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि सर n इज इक्वल टू आपका mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg क्या? साइन थीटा। तो कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग में क्या है? एफएस मैक्स इज इक्वल टू जी एफ रिक्वायर्ड, ठीक ना। तो एफएस मैक्स आपका कितना हो जाएगा? म्यू एन इज इक्वल टू mg साइन थीटा। एफ रिक्वायर्ड यही है। तो म्यू एन का वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो म्यू आप कहोगे सर mg आपका cos थीटा इज इक्वल टू mg आपका साइन थीटा। mg कट जाएगा और इस cos को उधर भेज दो। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। यानी कि आप इसको देख करके कुछ याद आया होगा, एंगल ऑफ रिपोज नहीं, यही है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर ये काम आप नहीं भी करते तो चलता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, यहां से अगर मैं tan थीटा लूं तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू p बाय बी एंड इसको हम dy बाय dx लिख सकते हैं। एंड d बाय dx ऑफ y की वैल्यू दे रखा है कितना? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6, एक्स क्यूब अपॉन 6। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये 1/6 बाहर आ जाएगा एंड 3x स्क्वायर। यानी कि फाइनली हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू 3 से ये कटेगा क्या? बेशक। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 यानी हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इतना वैल्यू आ गया x का। अब इस पर पुट करके देखिए तो जैसे हम x पुट करेंगे तो 1/6 आ रहा है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको रिसेंटली इधर भी जेईई मेन में एक बार फिर से पूछा है, खाली थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, आगे पूछा जा सकता है, नीट वगैरह में कभी भी रिपीट किया जा सकता है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन जेईई मेन 2015 में पूछा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट a wall by a force F as shown। अच्छा, यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है। If the coefficient of friction between the block is 0.1 and between block and block B and the wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on the block B is। देखिए यहां पर इसका अपना वेट दे रखा है 20 न्यूटन और इसका दे रखा है शायद, हाँ ये रहा 100 न्यूटन। इतना फोर्स इसका वेट दे रखा है और इसको प्रेस करके रखा गया। यानी दोनों ब्लॉक को आप दो ईटा लो और दोनों ईटा को एक साथ रख करके दीवार से उसको प्रेस करके रखो। दोनों ईटा गिरना चाहेगा नीचे की तरफ, क्योंकि आप उसको दबा करके रखे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और ये फ्रिक्शन अभी कितना होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक मान लें और हम ये समझे कि ये अभी स्लिप नहीं कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर नहीं हो जाएगा? यानी 120 न्यूटन। कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो। दो ईटा लो, दोनों को दीवार से दबा करके रखो। जैसे फोर्स आप कम करेंगे ना तो वो गिरना चाहेगा, फिर आप फोर्स बढ़ाओगे ये वाला, ये तो आपका फ्रिक्शन फिर से बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो वो आपसे पूछा गया अभी कितना लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा? 120 न्यूटन के बराबर। हाँ, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम बढ़ा सकते हैं, हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा करके नहीं। तो खैर अगर हम इसको अभी बात करें कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग तो अभी लग रहा होगा कितना? 120 न्यूटन। अच्छा, एक और काम कर सकते थे, इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते थे। ए का अलग, फिर बी का अलग, फिर ए और बी के बीच फ्रिक्शन दिखाते, फिर बी और वॉल के बीच फ्रिक्शन दिखाते। तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट बनाओ ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि AIEEE में पूछा है।
WB वगैरह में भी पूछा है, आगे चल के फिर से रिपीट किया जा सकता है नीट वाला को, तो जरूर इसको बढ़िया से देखना चाहिए। कहा जा रहा है इसमें अ बॉय of mass 40 kg is climbing a vertical pole at a constant speed। अच्छा स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन गया नहीं। if the coefficient of friction between his palms and the pole is 0.8, जी आपको 10 लेना है। the horizontal force that he is applying on the pole is। काफी शानदार क्वेश्चन, मतलब डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है। कभी पोल पर चढ़े हैं? घर के बाहर पोल होगा, उस पर चढ़ करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक बंदा है जो पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि ये चढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये जब पोल पर चढ़ना चाहेगा तो इस पर दो तरह का फोर्स लगेगा, एक इसका अपना वेट mg डाउनवर्ड और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक ना। क्योंकि अभी एक्सेलरेशन इसके पास 0 है तो आप कह सकते हो कि सर ये F इज इक्वल टू mg होगा, नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं सिस्टम में, तो F इज इक्वल टू mg होगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? तो आप इसमें कह सकते हो कि सर ये म्यू एन इज इक्वल टू mg होगा। अब ये n क्या है? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स mg नहीं है, mg से उसको काट मत देना। यहां जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कौन सा होगा? ये बंदा जो इस पोल पर फोर्स लगा रहा होगा, अब पोल इसको बैक एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली बात हो रही होगी, यानी ये F इधर से तो ये भी F इधर से, और यही नॉर्मल फोर्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू F इज इक्वल टू mg, और फिर इसको बाहर निकाल लो तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg अपॉन म्यू। m कितना? 40 पुट करिए तो 40, g कितना लेना है 10, और म्यू कितना है 0.8, तो 0.8 ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो ऊपर आ जाएगा, 8 से मेरे ख्याल से ये 5 बार में कट जाएगा, एंड F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 500 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा होगा। यानी ये बंदा अगर इस पर चढ़ना चाहेगा तो इसको मिनिमम 500 का फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये चढ़ेगा। अगर आपका मास ज्यादा है ना, 40 से ज्यादा है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर बाय द वे इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाए तो आप फिसलना शुरू कर दोगे, नीचे गिरना शुरू कर दोगे, तो आपको फ्रिक्शन बढ़ाने, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बढ़ने से क्या होगा? ग्रिप मिलेगा, तो आप जल्दी जल्दी चढ़ पाओगे। यही तो कारण है ना कि जैसे कि आपको कहीं ये पोल पर चढ़ना है तो लोग देखते हैं मिट्टी बालू वगैरह हाथ में लगा लेते हैं, उससे क्या होता है? वो जाने अनजाने में फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हम लोग पैदाइशी फिजिसिस्ट है, किसी ने बताया नहीं इस तरह से, हमें फील नहीं कराया कि हम जो जो काम कर रहे थे वो सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में फिजिक्स लगा रहे थे। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग तो हाथ में वो पसीना वगैरह आता है तो लोग क्या करते हैं? बालू मिट्टी लेते हैं और फिर से खेलना शुरू करते हैं, तो उससे क्या ग्रिप बन रहा है, यानी कि हम क्या बढ़ा रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 m3 कनेक्टेड बाय string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of m1 is, assume करना है m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है ये नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, कितने से? mg से। हम चाहते तो m1g लेते बट उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सब मास तीनों के तीनों बराबर है। अब जब ये नीचे चलना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम भी आगे इधर चलना चाहेगा, लेकिन जब वो चलेगा तो ये ब्लॉक और इस टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अपोज करेगा, किधर? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहेंगे ए सिस्टम तो आप क्या लिखोगे? टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना? mg माइनस टोटल अपोजिंग फोर्स कितना? ये भी फ्रिक्शन मतलब 2f डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम m1 m2 m3, तो कितना हो जाएगा? 3m। सर ये f कितना होगा? f के बारे में आपको बताया कि म्यू n होता है, यहां पर मैक्सिमम लगेगा और यहां पर m1 m2 और m3 दोनों बराबर है, तो आप लिख सकते हो म्यू कितना? mg, यानी दोनों में म्यू mg का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आप यहां पुट कर दो तो हम लोग लिखेंगे mg माइनस 2 म्यू mg डिवाइडेड बाय 3m। समझ में आ रही बात? जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो ए सिस्टम आ गया mg बाहर 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3m। m से m कट जाएगा तो बचेगा कितना? आपका g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3। देखो तो कौन सा मिल रहा है? g इंटू 1, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, g इंटू
1 माइनस 2 म्यू बाय 3। समझ में आई बात? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन बढ़िया था, इस तरह से क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कितना हमारा एक्सेलरेशन आ गया? जी इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाय 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कंसीडर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड 72 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.5, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। आ गया ना काइनेमेटिक्स वगैरह, इसमें तीनों चैप्टर आपका यूज होने वाला है, फ्रिक्शन भी, एनएलएम भी, काइनेमेटिक्स भी। अच्छा देखो, तो पहले इसको एयर ट्रिपल ही पूछा है, फिर सीबीएसई पीएमटी पूछा है, और आने वाले टाइम में फिर से ये रिपीट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक कार है अपने पास और ये कुछ u से मूव कर रहा है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 72 यानी 5/18 20 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.5, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। सपोज करो वो यहां पर आकर के रुक गया, v इज इक्वल टू फाइनली 0, और ये डिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है कितना होगा। u दिया हुआ है, v नहीं पता है, और s आपसे v पता है, v भी 0 है, s नहीं पता है, तो आप क्या लगाओगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं, और आपका v0 तो आप लिख सकते हो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहां u तो हमें पता है बट a नहीं पता है, ठीक ना, तो अब a निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, इसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा? नहीं, ये स्टॉप कर रहा है ना, तो उसको रोकने वाला फोर्स कौन है? ऑब्वियसली फ्रिक्शन है पीछे की तरफ। तो आप यहां से लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू ma, और F क्या है? फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू mg इज इक्वल टू ma, mm खत्म, तो A इज इक्वल टू कितना बच गया? म्यू जी। आप यहां पर पुट कर दो, तो नाउ S इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। अच्छा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u कितना? 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, म्यू कितना है? 0.5, 0.5 का मतलब हो गया 1/2, और क्या बचा है? g 10, तो ये 0 ये 0 ये 2 खत्म, यानी s इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि ये 40 मीटर की दूरी पर ये गाड़ी रुकेगी। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और आगे? 40 मीटर। सही है। इस टाइप का 2-3 बार और क्वेश्चन पूछा है, आगे अभी और हमें मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, एम्स में पूछा है, बीएचयू वगैरह में पूछा है, तो फिर भी रिपीट ये आगे किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कहा जा रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अच्छा, ये 1 मीटर चलता है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन their surface is 0.2, the work done against the friction is। अच्छा, ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। तो खैर वर्क डन तो आप जानती हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, नहीं यही तो वर्क डन आएगा। तो फोर्स निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया ही है तो बात बन जाएगी, यानी कि ये अपना ब्लॉक है एम मास का, और ये स्लाइड करके हम यहां तक लाते हैं, ठीक ना, कितना? 1 मीटर दूरी। तो कहा गया कि हम कितना फ्रिक्शन, ये कितना वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फ्रिक्शन। सही है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कितना लग रहा होगा? म्यू एम जी इंटू डी। म्यू कितना? 0.2, एम कितना? 50, जी कितना? 10, डी कितना? 1। ये पॉइंट हटा दो, 1 0 खत्म, तो कितना हो गया? 100 जूल। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा 98 दिया हुआ है, अच्छा 9.8 लोगे ना तो वो करीब करीब आ ही जाएगा, 98 जूल। समझ में आई बात? तो इसमें वर्क डन पूछ दिया था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आप कर सकते थे, ठीक ना। और इसमें निगेटिव साइन आ गया क्योंकि ये अगेंस्ट पूछ रहा है ना, तो क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सीबीएसई पीएमटी में अगेन ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कहा जा रहा ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस of a truck mu is equal to 0.6, a block of mass 1 kg is placed. If the truck is accelerating at the rate of 5 meter per second square, the frictional force on the block will be। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रक है हमारे पास और इस ट्रक पर, चलो ये ग्राउंड पर है, रोड पर है, और इस ट्रक पर एक ब्लॉक रखा हुआ है,
मान लो यही अपना ट्रक है, ठीक ना, और इस ट्रक पर एक ब्लॉक अपना रखा हुआ है ये, और ट्रक आगे की ओर एक्सलेरेट हो रहा है, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस ब्लॉक पर जो m मास का ब्लॉक है उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा, ये ट्रक जो है ये कैसा फ्रेम है, एक्सलेटिंग है नॉन एक्सलेटिंग? ऑब्वियस सी बात है एक्सलेटिंग, यानी कि इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा, किधर? अपोजिट डायरेक्शन में, और ये स्यूडो फोर्स इसको लेकर के नीचे चला जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है तो उसको रोक करके रखेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर? आगे की तरफ। समझ में आई बात? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉक मूव करना नहीं चाह रहा है, उसको ट्रक के ऊपर रखा गया, क्योंकि ट्रक मूव कर रही है तो उसके वजह से वो भी चलना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसके पास फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन रोक करके रखे हुआ, ठीक ना। तो चलिए खैर, अब ये फ्रिक्शन आया क्यों? नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से ये पीछे जाना चाहेगा, ये चलना ही नहीं चाहेगा ना, ये तो चलना ही नहीं चाहेगा, और फ्रिक्शन उसको लेकर के जाएगा। तो खैर यहां से हम लोग लिख सकते हैं F इजिकल टू क्या? ma, सही है। और मास कितना कुछ दिया है क्या? मास 1 kg, यहां रहा, छुप गया है, मास 1 kg, और हमारा एक्सलेरेशन कितना? 5, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, एक और बात, यहां पर ना कुछ लोग जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाएंगे, और वो क्या करेंगे पता है? एफएस मैक्स निकाल लेंगे, और एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू एन के बराबर नहीं, और म्यू आपका दिया हुआ है कितना? 0.6, और म्यू यानी एन मतलब एम जी, तो एम कितना? 1, जी कितना? 10, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन, और ये भी ऑप्शन में है। लेकिन याद रखना है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है इस ब्लॉक पर, ठीक है, ये इतना लग सकता है, बट अभी लग नहीं रहा है उतना, अभी लग रहा है मात्र 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ट्रक अभी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ना, उसके हिसाब से जो इसमें स्यूडो फोर्स आया, जिसके वजह से फ्रिक्शन आया है, ठीक ना, वो अभी इतना है। हम ट्रक को और रफ्तार दे सकते हैं, तो ये और बढ़ेगा, ये 5 न्यूटन से और बढ़ेगा, बढ़ करके ये 6 के बराबर होगा, और उसके बाद और ज्यादा हम रफ्तार देंगे तो ये ब्लॉक फिर मतलब वो मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आई बात? तो इस बात को ध्यान में रखना, ये एफ रिक्वायर्ड है और ये मैक्सिमम है, तो दोनों में फर्क समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, इसमें कहा जा रहा है अ व्हीकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ मोमेंटम p। बड़ी अच्छा क्वेश्चन, इस बार ना मोमेंटम कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो, तो ये हमारा व्हीकल है और जो m मास का है, और ये मूव कर रहा है p मोमेंटम से, ठीक ना। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू, इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, सपोज करो कि यहां पर आकर के ये रुक गया है ना, फाइनली v इज इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा गया s इज व्हाट। तो आपको देख करके ही लग रहा होगा कि हमें काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा, और काइनेमेटिक्स में भी तीनों इक्वेशन में कौन सा? तीसरा वाला। तीसरा वाला क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो v तो 0 हो चुका होगा, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू आप लिखोगे यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट ना। अब यहां से दो चीजें हमें नहीं पता, म्यू नहीं पता और a नहीं पता, सॉरी यू नहीं पता और a नहीं पता। a तो अभी तुरंत हमें पता चल जाएगा, अभी हम लोग वो काम भी कर चुके हैं, यानी a इज इक्वल टू म्यू जी। नहीं, अभी हम लोगों ने ये सब काम किया। अब u निकालना होगा, u कितना? तो यू नो p इज इक्वल टू क्या होता है? mv, यानी mu, यानी u इज इक्वल टू p बाय m, u भी मिल गया, a भी मिल गया। नाउ s इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर यानी p बाय m का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 म्यू g, यानी s इज इक्वल टू लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर म्यू g, p स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर म्यू g। तो ऊपर p स्क्वायर यहां नहीं है, यहां भी नहीं, इन दोनों में है। p स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम जी नहीं, m स्क्वायर है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। p स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर म्यू जी। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी दिया जा सकता है, ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईटी 2008 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है इट इज इजियर टू रोल अ बैरल देन पुल इट अलोंग द रोड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू,
अनसर्टेन, नॉट पॉसिबल। तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई ड्रम वगैरह है उसको क्या करना होता है आसान, रोल कराना आसान होता है या पुल करना आसान होता है, तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे, रोल करना आसान होता है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आईआईटी 2008 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आईआईटी 2003 में पूछा गया, इसमें कहा जा रहा है अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on ice when given a velocity 6 meter per second is stopped by a friction in 10 second, then the coefficient of friction is। अब तक टाइम नहीं आया था लेकिन अब टाइम भी आ गया। तो एक ब्लॉक है जो कि एक आइस पर रखा हुआ है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक ना, और इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है 6 मीटर पर सेकंड, और ये कुछ डिस्टेंस चलता है और चल करके रुक जाता है, बल्कि यहाँ टाइम दिया हुआ है कितना, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड चलने के बाद ये रुक जा रहा है, ठीक ना। तब आपसे पूछा है देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, यानी कि म्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग म्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने लाया था म्यू जी, ए इज इक्वल टू म्यू जी, तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन जी, नहीं। तो अब अगर हमें एक्सप्रेशन पता चल जाए तो बड़ी आसानी से हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन निकालो, तो आप पहला इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, नहीं तो v आपका 0, यानी u इज इक्वल टू 80 एंड आपका a इज इक्वल टू आ जाएगा u अपॉन t, नहीं निगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं इसलिए कि वो रिटार्डेशन वाला केस है ना। तो ये 6 अपॉन टी कितना आ गया, 10, यानी 0.6 हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पर पुट करिए, तो म्यू इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 10, यानी म्यू इज इक्वल टू 0.06, इतना हमारा वैल्यू आ गया। ये आंसर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 जो कि नीट 2013 में पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वेल द लोअर हाफ इज रफ, a body starting from the rest at top comes back to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by। पहले क्या मिलता था कि इंक्लाइन रहता था, पूरे में रफ रहता था या पूरा स्मूथ रहता था, लेकिन इस बात क्या है कि आधा आपका स्मूथ है और आधा रफ है, ठीक ना। सपोज करें यहां से हमने किसी ब्लॉक को चलाना शुरू किया, u इज इक्वल टू 0, और वो आधे दूरी तक चलता है, ठीक ना, फिर वो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो तय करता है और यहां पर फाइनली वो रुक जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो s/2 है, अगर टोटल s है तो हम मान लेते हैं, और ये भी आपका s/2 है। तो इस बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा म्यू, आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में इस जर्नी को देखेंगे, ये आपका a, ये आपका b और ये c, ठीक ना। जब A टू B की बात करें तो A हमारा इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, और जब B टू C की बात करें तो B इनिशियल पॉइंट होगा, C फाइनल पॉइंट होगा, ठीक ना। अच्छा, पहले हम A से B की बात करते हैं। जब वो यहां से चलना शुरू करेगा तो ये एक्सलेरेट होगा कितने से, जाहिर सी बात है g साइन थीटा से, ठीक ना। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जब वो B पर पहुंचेगा तब उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। तो टाइम का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो काइनेमेटिक्स के हम लोग तीसरे इक्वेशन को यूज करते हैं, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं u तो आपका 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2a मतलब g साइन थीटा और s मतलब s/2, यानी v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा और एस जी साइन थीटा आपका बचेगा। ये वेलोसिटी आ गया, कब, जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक ना। अब बी टू सी की बात करते हैं, तो बी टू सी के बारे में अगर बात करें तो अगेन फिर से हम काइनेमेटिक्स लगाते हैं, यानी कि फिर कोई टाइम का जिक्र नहीं, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब इस बार v0 यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, और s कितना होगा, जाहिर सी बात है s/2, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कितना है, s/2 ही तो है, तो 2 कट जाएगा, और u जो होगा वो ये वाला होगा, नहीं तो क्योंकि इस b टू c में b इनिशियल है, नहीं तो वो हमारा वेलोसिटी आ चुका है कितना, s g आपका साइन थीटा इज इक्वल टू -2, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ as, और s से s भी कटने जा रहा है, यानी a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -g आपका साइन थीटा। इतना कुछ अभी एक्सप्रेशन आया है, ठीक ना। अब हमें एक और रिलेशन की जरूरत पड़ेगी कि जब ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा, बी टू सी के बारे में बात करेंगे, जब ये चलना शुरू करेगा तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं,
इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहेंगे mg sin थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे ही होगा, बल्कि रिटार्डेशन होगा, वो धीरे 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 आकर के सी पर रुक जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, बड़ा फोर्स कौन हो गया, ड्राइविंग कौन हो गया, mg sin थीटा, माइनस अपोज करेगा फ्रिक्शन बराबर ma, यानी हम लिख सकते हैं कि सर mg आपका sin थीटा माइनस म्यू n, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि वो चल रहा है ना, तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, m कट जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू a, ये रिलेशन आ गया, और a इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने लाया हुआ है कितना, माइनस g sin थीटा। तो अब अगर हम इक्वेट करें इसको, तो ये इसको बराबर के इस पार ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना 2g sin थीटा, और इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा म्यू g आपका cos थीटा। मेरे ख्याल से g कट जाएगा, इस cos को इधर भेज दो, तो यानी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें पूछा क्या था, अच्छा म्यू पूछा था, थीटा थोड़ी ना पूछा है, म्यू पूछा है, एक सेकेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, किधर चला गया, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, नहीं कैसे, ये cos इधर आया तो sin बाय cos tan, 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा, कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेईमेन वगैरह में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से समझिए कि ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन था, पहले होता था पूरा स्मूथ एनएलएम वगैरह में, फ्रिक्शन में आया तो ये रफ होता था, लेकिन अब क्या हुआ, आधा स्मूथ है आधा रफ है। तब आपको पूछा गया वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, और जब उसको यहां से चलने के लिए छोड़ा गया था तो u 0 था, अब फाइनली वो इस पॉइंट पर आकर के रुक चुका है तो v भी 0 है, ठीक ना। तो इसमें काइनेमेटिक्स को यूज करना था, एनएलएम को यूज करना था, फ्रिक्शन को यूज करना था, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू अपना कितना आ गया 2 tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आईआईटी 2001 में पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस very slowly. See the figure. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is. काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्या होता है ना, जैसे कटोरा उटोरा ले लो आप और उसमें एक कीड़ा रख दो इंसेक्ट, अब वो चलना शुरू करेगा, चलते चलते एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर फिसल करके गिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर फिसल करके गिर जाएगा। वो जिस हाइट तक जा रहा है, हाइट भी हम पूछ सकते हैं, यहां पूछा गया अल्फा कि वो कितना एंगल वर्टिकल से बनाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब वो यहां से चलना शुरू किया और अभी वो यहां तक आ गया, तो ये वाला जो एंगल है ना, यही एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अल्फा कुछ दिया हुआ, ये आपको बताना है। तो अभी इंसेक्ट यहां पर होगा, सपोज दैट, है ना, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऊपर की तरफ, ठीक है। mg डेफिनेटली किधर लगेगा, नीचे की तरफ। आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि फ्रिक्शन अभी किधर काम कर रहा होगा, सोच करके बताना, क्योंकि स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ऊपर होगा। अरे कीड़े को हटाओ, खुद को वहां पर रखो, तो जब आप बड़े से कटोरा टाइप का लो, अब उसमें आपको रैंक करके चलना है, तो जब आप रैंक करके उस पर चढ़ना चाहोगे तो स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है, नीचे। सोच करके देखो, अगर ऊपर से कोई पानी या तेल वेल डाल दे तब तो आप स्लिप करके नीचे आ जाओगे, यानी कि अभी ऊपर जो थे किसने बचा करके रखा था, फ्रिक्शन ने, यानी फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। समझ में आई बात या नहीं, ये हमारा फ्रिक्शन होगा। और इस डायरेक्शन में भी कोई होगा, नहीं इस डायरेक्शन में भी कोई होगा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो इसको आप क्या कहोगे, mg आपका cos अल्फा और ये आपका mg आपका sin अल्फा। इक्वेट करिए ना फटाफट, तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू आपका mg cos अल्फा और f इज इक्वल टू आप लिख सकते हो mg sin अल्फा। अल्फा थीटा एक ही है, तो यहां से हम f इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू n इज इक्वल टू आपका mg sin अल्फा, और म्यू n हमारा कितना है, तो mg cos अल्फा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, mg खत्म और इसको उधर भेज देते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा।
इतना कुछ आ गया। अरे वही है एंगल ऑफ रिपोज, नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वही है एंगल ऑफ रिपोज। तो अच्छा ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना 1/3, तो आप यहां पर रख दो, तो 1/3 इज इक्वल टू 10 अल्फा, ये आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा आंसर इसमें 10 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, 10 के फॉर्म में दिया है लेकिन ये 1/3 के फॉर्म में, तो आप इसको पलट दो, तो 3 इज इक्वल टू कॉट अल्फा, 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो यही हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बढ़िया क्वेश्चन, सोचने वाला है, और सोचना ऐसे ही है, इंसेक्ट को हटाओ और बड़े से कटोरे में आप खुद वहां, यानी कोई कर्व पार्ट है, अब उस पर आपको चलना है, तो डेफिनेटली आपको फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, नहीं फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, mg sin थीटा आपको नीचे पुल कर रहा होगा, नीचे वो खींच रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि जब अगर उस पर कटोरे में अगर हम तेल लगा दें, पानी डाल दें, तो फ्रिक्शन खत्म, तो आप नीचे स्लिप करोगे, इसका मतलब आपको रोक करके किसने रखा था, फ्रिक्शन ही था, और नीचे जो चला है वो कौन था, ये यही था mg sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आईआईटी 2009 में पूछा गया है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है ब्लॉक ऑफ मास, ब्लॉक ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज √3, द इंक्लिनेशन थीटा of this inclined plane from the horizontal plane is gradually increased from 0 डिग्री then, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। क्या मतलब हुआ कि हमारा ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक ना, और इस इंक्लाइन प्लेन को धीरे 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 हम इंक्लाइनेशन देते जा रहे हैं, ठीक ना, और ये कुछ हम थीटा तक पहुंचे हुआ है। इसमें पूछ रहा है स्लाइड कब करेगा, टॉपलिंग वगैरह का भी केस आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रोटेशन वाला भी फ्लेवर है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना है। टॉपलिंग का मतलब समझ रहे हो ना, वो गुलाटी वगैरह मारना शुरू कर देगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये ब्लॉक है, ये यहां पर अभी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पर अभी अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में आप कहोगे सर mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ठीक ना। तो दो तरीके से हम थीटा पर चर्चा करेंगे। पहले हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ले लूं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, अभी तो जस्ट काम किया था, म्यू इज इक्वल टू कितना है √3, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब उतावले में आकर के एकदम फटाक से इसमें टिक मत कर देना, अभी थोड़ा सा रुकना है, ठीक ना। ये 60 क्या बता रहा है पता है, कि अगर 60 से कम रहेगा तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, 60 तक भी पहुंच जाएगा तो वर्ज ऑन मोशन में रहेगा, और जैसे ही उससे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ब्लॉक चल जाएगा। ये फ्रिक्शन का कहना है, ये फ्रिक्शन के हिसाब से ये एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ रिपोज। बट ये जो ब्लॉक है अब ये क्यूब टाइप का है ना, तो वो उस पर चलना शुरू कर देगा, वो उस पर लुढ़कना शुरू कर देगा, वो उस पर टॉपलिंग करना शुरू कर देगा, तो वो केस भी हमें निकालना पड़ेगा, और वहां से भी थीटा देखना पड़ेगा वो कितना आ रहा है। होता क्या है टॉपलिंग के केस में, क्या होता है ना कि वो धीरे 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 कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, और छोड़ करके फिर वो एक कोने पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर वहां से गिरेगा, तो कुछ इस तरह से होगा। मेरा कहने का मतलब वो जब इस इधर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सरफेस छोड़ेगा, तो फ्रिक्शन सबसे पहले होगा खत्म, और फिर ये नॉर्मल शिफ्ट करेगा इस पॉइंट पर, एक सेकेंड, नॉर्मल इस पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि उस कोने पर आएगा, फिर वहां से वो लुढ़कना शुरू करेगा, जिसको कह रहे हो कि आप टॉपलिंग करना शुरू करेगा, तो फिर वो इस पॉइंट पर आएगा, और सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अभी फिलहाल टॉपलिंग के केस में हम देखेंगे तो हमारे पास दो फोर्सेज है जो इसको टॉपल कराएगा, एक आपका mg sin थीटा एंड दूसरा आपका mg cos थीटा, ठीक ना, और ये दोनों का सम जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी mg आपका sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला ना, तो ये अगर हाइट h है तो कितना हो जाएगा h/2 इज इक्वल टू आपका mg cos थीटा, और इंटू ये बेस वाला तो b/2 हम ले लेते हैं, तो कुछ कटेगा क्या, mg से mg, 2 से 2, और sin थीटा बाय cos थीटा, ये आपको मिल जाएगा कितना tan थीटा, और उधर आपके पास b है डिवाइडेड बाय h, इतना कुछ आएगा, सही है। b हमारा दिया हुआ है कितना 10 और h 15, तो यानी 2/3, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा हमारा करीबन आता है 33.69 डिग्री के आसपास। अब दोनों में आप देखो, ये हमारा फ्रिक्शन वाला एंगल है और ये हमारा टॉपलिंग वाला है,
T फॉर टॉपलिंग। यहां से वो टॉपलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि स्लाइड वो बाद में करेगा, टॉपलिंग पहले करेगा। क्लियर हुआ? टॉपलिंग करना वो 33 लगभग 33.69 डिग्री पर वो टॉपल करना शुरू कर देगा, तो स्लाइड की तो बात ही खत्म हो गई ना। तो अब देखो इसमें क्या आ जा रहा है, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। बहुत गलत बात। बी में देखो द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन एंगल एंड देन इट विल टॉपल। एकदम सही लग रहा है, नहीं, क्योंकि कुछ एंगल तक वो रेस्ट में रहेगा और फिर वो टॉपल करना शुरू करेगा। स्लाइड करने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्लाइड करेगा 60 डिग्री पर और टॉपल करेगा 33 डिग्री पर, लगभग 34 डिग्री पर, ठीक ना। तो बाकी तो दो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। एट 60 डिग्री और कुछ बोल रहा है ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, तो यहां तक तो सही है। एंड प्लान कंटिन्यू डू सो एट हायर एंगल से, नहीं, गलत बात, वो फिर टॉपलिंग करना शुरू कर देगा ना। इसमें कहा जाए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग थीटा इट विल टॉपल। नहीं, टॉपलिंग तो पहले से शुरू हो गया, ठीक ना। तो कौन सा, सॉरी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें ये क्या नाम है, टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। जो लोग रोटेशन नहीं पढ़े उन्हें हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, जब रोटेशन पढ़ लेंगे तो ये बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आईआईटी की खासियत यही है, वो एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो 3-4 कॉन्सेप्ट लगा देगा, ठीक ना। और जैसे जैसे अभी हम चैप्टर्स और पढ़ेंगे तो हमें आईटी के क्वेश्चंस और ज्यादा मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। 3, 4, 5, 7 कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अगेन आईआईटी 2004 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है, अ ब्लॉक पी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ frictionless horizontal surface, another block q of same mass is kept on p and connected to the wall with the help of a spring constant k as shown in the figure. Mu s is the coefficient of friction between p and q. The blocks move together performing SHM of amplitude a. The maximum value of the friction force between p and q is. यहां भी एक नई बात, SHM। अब जो लोग SHM पढ़े तो उन्हें तो दिक्कत नहीं होगी, बट जो SHM नहीं पढ़े उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बट देखते हैं इसमें क्या कहा जाए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच में, मतलब इन बिटवीन जी जो ब्लॉक्स है उसके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम, हम इस बॉडी का, इस सिस्टम का एक्सलेरेशन निकालना चाहेंगे कि देखते हैं उसका एक्सलेरेशन कितना आ रहा है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। मैं बेसिक एनएलएम से निकाल लेता हूं। तो F इज इक्वल टू एम ए, जो F लग रहा है वो कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, यानी के एक्स इज इक्वल टू एम ए, और टोटल मास तो ये भी m और ये भी m। अब पूरा मास कितना, 2m, क्योंकि साथ में परफॉर्म कर रहा है SHM, तो यानी कि A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के एक्स अपॉन 2m। और ये x क्या है, amplitude of the particle executing simple harmonic motion from its mean position, ठीक ना। तो उसको हम लोग x इज इक्वल टू a बोल सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो कैपिटल A हो, स्मॉल a होगा, वो होगा k कैपिटल A अपॉन 2m। आप चाहते ना तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे कंडीशन ऑफ SHM डायरेक्ट, यानी A इज इक्वल टू A ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, बट ठीक है, दोनों से बात एक ही है। अब हम देखते हैं कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सबसे बेटर होगा नीचे वाले ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो ये ब्लॉक मास m, इधर वो चलना चाहेगा F। अच्छा, ये चल नहीं रहा था, इसको फ्रिक्शन ने चलाया था, तो ये पूरा सिस्टम हो गया एक्सलेटिंग फ्रेम, तो इस पर एक शूडो फोर्स फील होगा ma की तरफ, है ना। और यहां से हम कह सकते हैं F इजिकल टू ma, यानी मास इंटू एक्सलेरेशन ऑफ द सिस्टम, और वो हमारे पास आ चुका है k अपॉन 2m। m से m कट जाएगा और F इजिकल टू कितना आएगा, ka अपॉन 2। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। फिर से अगेन एक नया कॉन्सेप्ट है SHM। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 15, जो कि अगेन आईआईटी में पूछा हुआ है, आईआईटी 2003 में। इसमें कहा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। अच्छा, ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें जो ये फोर्स लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इसको चलाने की कोशिश करेगा और इसका नाम होगा क्या, F cos 60, ठीक ना। एक कंपोनेंट इसको ऊपर से पुश करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं F cos 30 या F sin 60 भी लिख सकते थे, ठीक ना। अच्छा, जब हम इसको इधर चलाने की कोशिश करेंगे तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा किधर, बैक साइड में,
नहीं, ये फ्रिक्शन होगा क्योंकि सिस्टम चल नहीं रहा है, सिस्टम को चलने नहीं देना है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सर ड्राइविंग फोर्स F cos 60 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, नहीं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और यहां पर एन कितना होगा तो आप डायरेक्ट mg मत कर देना, क्यों पता है, इसके पीछे कारण है कि √3g तो रहेगा ही नीचे और नॉर्मल ऊपर रहेगा, और इसको भूल मत जाना ये भी रहेगा नहीं। तो अब यहां से नॉर्मल अगर हम लोग लिखे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू और नॉर्मल अपना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर √3g प्लस F cos 30 यानी √3/2 इतना फोर्स होगा, ठीक ना। तो F cos 60 कितना 1/2 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू देखो तो कितना है, ये रहा 1/2 √3, 1/2 √3 इंटू √3g, g का वैल्यू 10 और प्लस F cos 30 √3/2 आ चुका है। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा 2 से 2 काट भी दो, तो F इज इक्वल टू √3 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो √3 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, प्लस यहां पर F रहेगा, √3 से √3 कट जाएगा और F/2 होगा। इस F/2 को इधर ले आओ तो F माइनस F/2 यानी F/2 इज इक्वल टू 10 और F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20 न्यूटन, यानी ये 20 न्यूटन तक हिलने वाला नहीं है। अगर 20 न्यूटन से जैसे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक चलना शुरू कर जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका IIT 2003 का क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, तो हम लोग फिलहाल इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछ भी सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसको फिर से आप देखिए, 2-4-5 बार इसको प्रैक्टिस करिए और चीजों को ग्रिप में रखिए, ठीक ना, और पढ़िए बढ़िया से, दिल लगा करके पढ़िए, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।